हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12th जो है आपकी, उसका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस पेपर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, विद आपको आंसर्स बताऊंगी इसमें क्वेश्चंस के, और वो आंसर्स आपको लिखे हुए भी इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म 2 के लिए है और सेशन कौन सा है, 21 से 22 का। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेक्शन नंबर ए है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 2 नंबर के आएंगे। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो भी साइड में लिखी हुई है। इसी से हमारा पहला प्रश्न निकल कर आता है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जो आसियान है हमारा, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी वो हमें बताना है। और फिर दूसरा ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो जो आसियान है उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था कि जो आसियान के देश के जितने भी सदस्य हैं क्या करें, उनकी सुरक्षा और विदेशी नीति में जो भी तालमेल बिठाने का कार्य करना है, वो इनका उद्देश्य था कि सुरक्षा और विदेशी नीति जो है उनमें तालमेल हो, अच्छे संबंध हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में ही क्या है, आज की चीन अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरीके से अलग है। जो चीन की आज की अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से भिन्न है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। जो चीन है उसने क्या किया था, उसने 1972 में आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको एकांतवास में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर उसका उद्देश्य क्या था, विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। यानी कि चीन जो है, आप सभी को पता है चीन क्या है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी जो भी बनती है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, टेक्निक्स कितनी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इस मामले में काफ़ी आगे है। तो उसका उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि वो विदेशी जो पूंजी है, विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी में अच्छा अपना जो निवेश है वो रखे। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, गठबंधन सरकारों के उदय के कोई 2 कारण बताइए। जो गठबंधन सरकार है वो पनपती क्यों है, वो बनती क्यों है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट इसका ये हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। सेकंड आप ये लिख सकते हैं, गठबंधन की सरकार बनती क्यों है, जब जो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं अगर उनकी निश्चित सीटें जो हमने तय कर रखी है अगर वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, फिर उस तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या होता है, उन्हें फिर आपस में मिल बांट के गठबंधन की सरकार का गठन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, वो है चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो चुनाव आयोग है आपका, उसे जो स्टार्टिंग में किन किन चुनौतियों का क्या करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है, वो बताना। तो चुनाव आयोग के क्या कार्य करता है, चुनाव लड़वाता है। ठीक है, चुनाव के जितना भी प्रचार प्रसार होता है वो सभी वो नियंत्रित करता है। कब चुनाव होंगे सब तय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये प्रैक्टिस पेपर 2 है, तो जो आपका प्रैक्टिस पेपर 1 होगा ना, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, प्रैक्टिस पेपर 1, उसे जाके चेक करो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लस में यहाँ पे आइकन में भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो जहाँ से भी आप देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद उसे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चुनाव आयोग के सामने क्या जो एक चुनौती थी वो खड़ी हुई थी कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। यानी कि देखो, चुनाव हम करवाते क्यों हैं, जो जनता है उसकी मर्जी से सरकार बने इस वजह से कराते हैं। यानी कि जनता के लिए बन रही है तो जनता ही चुनेगी, जिससे कि लोकतंत्र जो है वो कायम रहेगा। अब अगर चुनाव में ही घोटाला होने लग गया तो फिर वो लोकतांत्रिक देश कैसे रह सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य यही होता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। अब उसे ये सब देखना पड़ेगा कि चुनाव में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई जो अमीर पार्टी है वो घूस देकर अपना जो चुनाव है उसे जीतने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इस तरीके से सारे कार्य जो हैं वो देखने पड़ते हैं, और सबसे पहली चुनौती इनके सामने यही आई थी। फिर सेकंड आप लिख सकते हैं कि जो मतदाता सूची है उसे बनाने में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट लिख के आना, उससे ज़्यादा मत लिख के आना, और 2 पॉइंट लिखने के बाद उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में जो सहयोग है वो रहा था। जो भारत है और मालदीव है उनमें किन क्षेत्रों के बीच सहयोग जो है वो बना रहा था। तो किन किन में रहा था, सबसे पहला तो आर्थिक जो विकास है उसमें रहा था, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में सहायता की थी मालदीव ने भारत में। ठीक है,
और सेकंड यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भारत है उसमें मालदीव ने 2020 में 4 समझौते किए थे, जिसमें खेल व युवा मामले पर दोनों देशों में सहयोग जो है वो हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5th है, क्या है? मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का क्या प्रतिरोध किया? जो मुंबई प्रतिरोध 2004 है उसने विश्व सामाजिक मंच पर क्यों प्रतिरोध किया था, हमें ये बताना है। तो अलोकतांत्रिक तौर तरीके तथा साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धनी पर इसकी निर्भरता को उजागर करने के लिए इसका बेसिक कारण जो है वो यही रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बॉम्ब फेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हमें पता है किस वर्ष में हुई थी, 1978 में हुई थी, तो लिख सकते हैं। उसके बाद बताया है बॉम्ब फेस शब्द का जो विस्तार है यानी कि फुल फॉर्म लिखनी है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है, 1999 के सेटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था, फटाफट से हमें बताना है। ये किया गया था आर्थिक रूप से ताकतवर जो देश थे उसमें जो व्यापार हो रहा था उनको अनुचित तरीके का जो विरोध है वो करना बताया गया था। इसीलिए क्या किया गया था, देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्वेश्चन की लाइन उठा के लिख देनी होती है। जब इसमें सीधे सीधे पूछा गया हो तो यही लाइन लिख दो उठा के, ठीक है, पहली, और फिर लिख दो मुख्य कारण क्या थे, आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध जो है वो करना था। क्लियर है, आर्थिक रूप से किया गया था, जो ताकतवर देश थे उनका जो व्यापार था उनके अनुचित तरीके का विरोध किया गया था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th वो है, आपके विचार में वैश्वीकरण जो है वो विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है? तो ये आपको खुद ही बताना है, तो आप खुद ही बता सकते हैं, अपने अनुसार बताना, अपने विचार देने हैं इसमें। तो विकासशील देश यानी कि जो विकसित नहीं है, जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, जैसे कि हमारा भारत है, चीन है, विकासशील देश जो भी विकास के रास्ते पर है, उसके पद पर है, तो उनके लिए जो वैश्वीकरण है वो किस तरीके से लाभदायक रहा था, हमें ये बताना है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है, जो दूसरे देश होते हैं उनसे हमारा अच्छा जो संपर्क है वो हो जाता है। हम जो आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं सामानों का, जिससे कि उनके वहाँ पे जो सामान बन रहा है वो यहाँ पे आकर जो है सस्ते में हम बेच सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर वो सामान बनाने के लिए संसाधन नहीं है, सोर्स नहीं है, तो क्या होगा, जो सामान वो बनेगा वो महंगा बनेगा, लेकिन अगर दूसरे देश में वही सोर्स सस्ता है तो वो जो सामान हमारे यहाँ पे बेचेगा भारत में, तो हम जो बेचेंगे वो क्या होगा, जो गरीब जनता है वो भी उसका लाभ उठा सकती है, वो भी उसे खरीद सकती है। सेक्शन नंबर बी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हर प्रश्न आपके 4 नंबर के आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, पार्टी के भीतर गठबंधन ने भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो गठबंधन सरकार जो है बनी है उनके कुछ उदाहरण देने। तो सबसे पहला उदाहरण तो कांग्रेस पार्टी का है, एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में दिखाई दी थी। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने गठबंधन किया था। एनडीए भी आप सभी को पता है, एनडीए, ठीक है, जिसमें कि जो हमारी भाजपा पार्टी है उसका गठबंधन रहता है। तो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कब और किस सन में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मंडल आयोग की सिफारिशें के लागू करने के क्या परिणाम थे। जो मंडल आयोग है उसकी सिफारिशें लागू करने के परिणाम क्या निकल कर आए, हमें ये बताना है। तो सबसे पहला परिणाम था, उत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन हुए। जो उत्तर भारत था, नॉर्थ की साइड जो हमारी इंडिया है, उसमें क्या हुआ, उसमें हिंसक जो प्रदर्शन है वो यानी कि मार पिटाई हुई, उसमें खून खराबा हुआ, जिसमें कि जो छात्र हैं उनके द्वारा हड़ताल किया गया, धरना धरा गया, और जो प्रदर्शन है सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। ठीक है, बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई। यानी कि जो बेरोजगार युवा थे, जो बेरोजगार छात्र थे, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उन्होंने सुसाइड करनी स्टार्ट कर दी। आप सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इससे समानता के सिद्धांत के खिलाफ क्या हुआ, खिलाफ जो है वो मनाया गया। यानी कि जो समानता का हमारा सिद्धांत है उसके खिलाफ इसको किया गया, ठीक है, उसके विरुद्ध। तो क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि होम साइंस का आपका एग्ज़ाम 25 मई को है और पोल साइंस का 24 मई को है। तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर होम साइंस की तैयारी कराई जाती है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ करा रखा है, तो वहाँ से जाके उसे चेक कीजिए।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैप वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, उसमें मानचित्र दिया हुआ है ABCD, 4 जो देश हैं वो दर्शाए गए हैं, आपको पहचान कर उन्हें इसमें फिल करना है प्लस में। प्लस में कहाँ फिल करना है? प्लस में आपको मैप जो है उसमें फिल करना है, ठीक है। तो देश के नाम लिखने और ABCD यहाँ पे लिख देनी है। फटाफट से देख लेते हैं हम। देखो मैप हमें दिख रहा है यहाँ से क्लियरली, तो ये जो C वाला है ये तो हम देखते ही पहचान सकते हैं ये क्या है, ये श्रीलंका है, A आपका नेपाल है, B आपका भूटान है और D आपका बांग्लादेश है, ठीक है। इन्हें फटाफट से इसमें फिल कर देते हैं। A जो होगा वो आपका क्या है? A आपका नेपाल है, B आपका भूटान है, C आपका श्रीलंका है, ठीक है, और D आपका क्या है? बांग्लादेश है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पूरा फिल किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते ही सेक्शन नंबर C स्टार्ट हो गया है, और C में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 6 नंबर के दिख रहे होंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, चीन की आर्थिक नीति के नकारात्मक प्रभाव जो है उनकी व्याख्या करनी है। जो चीन की आर्थिक नीति उन्होंने बनाई थी उससे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? सबसे पहला प्रभाव ये था कि जो चीन है उसमें बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई थी, उसकी वृद्धि हो गई थी, ठीक है, और कम से कम जो 10 करोड़ लोग थे वो रोजगार की तलाश में घूम रहे थे। महिलाओं के जो रोजगार काम करने की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। पर्यावरण जो था उसको नुकसान पहुंचा था, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो गई थी, और जो गरीब अमीर के बीच का जो फासला है, उसकी गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो अधिक जो है बढ़ गई थी। क्लियर है? इन्हें आप अपने तरफ से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है, भारत की दक्षिणपंथीय द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की गई है, वर्णन कीजिए। जो दक्षिणपंथीय हैं उनके द्वारा वैश्वीकरण जो है उसकी आलोचना किस तरीके से की गई है। जो दक्षिणपंथीय हैं वो किस पर मेन फोकस करते थे? वो मेन फोकस करते थे अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर। उनका सुझाव ये था कि हमारी जो संस्कृति है हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे ही अपनाना चाहिए, क्योंकि जब से वैश्वीकरण आया है हमने जो दूसरे देश हैं उनके कल्चर्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप हाल ही में देख सकते हैं आजकल कितना वेस्टर्न कपड़ों का ट्रेंड है, यानी कि आजकल सूट सलवार साड़ी ये सब कौन पहनता है? आजकल सब शॉर्ट्स पहनते हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं, जो कि हमारे कल्चर में कभी भी नहीं था, ठीक है। और आजकल जो है बाहर की जो लैंग्वेज है वो सीखी जाती है, जिसकी फ्रेंच जो है वो सीखी जाती है, और जर्मनी लैंग्वेज सीखी जाती है, बाहर की नॉवेल्स पढ़ी जाती है, बाहर का सामान यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा गया है, विश्लेषण कीजिए। जो आपातकाल है उस स्थिति में जो लोकतंत्र है हमारे भारत का, उसे किस तरीके से क्या बोला गया है, काला जो अध्याय है उसके बारे में बोला गया है, काला अध्याय के नाम से एक नाम दे दिया है उसे। तो ऐसा क्यों दिया गया है ये हमें बताना है। आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं, ठीक है। और आपातकाल कौन है? राष्ट्रपति लगा सकते हैं, तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। जो प्रेस है उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो भी छिन जाती है, एक तरीके से कहें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि हमारे पास ये स्वतंत्रता होती है कि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, तो उस पर रोक लगा दी जाती है। और सरकार द्वारा नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है। तो ये जो आपातकाल की स्थिति है ना, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये लिख देनी है कि मौलिक अधिकार जो है उसे स्थगित कर दिया गया था। सेकेंडली आप प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे भी लिख सकते हैं। थर्ड आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी वो लिख सकते हैं। एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं कि जो सरकार है, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने क्या किया था, सरकार द्वारा जो नसबंदी था वो वाला कार्यक्रम स्टार्ट जो करा दिया गया था ताकि जनसंख्या में वृद्धि ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर दी गई थी, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनमें क्या हुआ था, उनकी गिरफ्तारी, उनको बिना किसी कारणवश उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था उस टाइम पर जब आपातकाल जो है उसकी सिचुएशन हुई थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इसी में अथवा में दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य
प्रवृत्तियाँ दिखाई दी गई हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हुए लिखिए। यानी कि जब स्वतंत्रता हमें मिल चुकी थी भारत को 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद भारतीय में जो भारत है हमारा देश, उसमें जितनी भी राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो दिखाई गई थी, हमें ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में परिस्थितियों के वश एक पार्टी का शासन रहा था। आप सभी को पता है काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पार्टी का शासन रहा था, जो कि कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। आपने पढ़ रखा है। और आपातकाल के बाद दूसरी पार्टी की सत्ता में उभार आया था, आपातकाल भी लगा था और उसके बाद दूसरी जो पार्टी है वो भी सत्ता में आने वाली थी, ठीक है। और 1989 में जो केंद्र है उसमें गठबंधन सरकार का दौर जो है वो प्रारंभ हुआ था, यानी कि आपको पता है गठबंधन की सरकार भी आई थी, ठीक है। और काफ़ी ये जो गठबंधन की सरकार है उसके बाद काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो नेता हैं उनकी शक्तियाँ छिन जाती है, तो जनता को कभी ना कभी इसमें लाभ भी पहुंचता है। लेकिन गठबंधन की सरकार आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, आप सभी को पता है। तो आपका सैम्पल पेपर पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना एंड फटाफट से जाके प्रैक्टिस पेपर 1 जो है उसे देखना, ताकि आप सभी की पॉलिटिकल साइंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, अपने जो है अच्छे से इन्हें याद कर लो समझने के बाद, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के पेपर कंप्लीट होने के बाद आप मुझे बताएंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन था वो आपको मिला था अपने क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, प्लस में इंस्टाग्राम की आईडी भी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ पे जाके भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।